नमस्कार, स्वागत आप सभी का एनबीएस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपिका। हमारे देश के युवाओं की पहली पसंद है सरकारी नौकरी, उसमें भी अधिकतर का सपना होता है सरकारी उच्च पदों पर आसीन होने का, जैसे आईपीएस, आईएएस, आरपीएस या आरएएस, और यदि अगर उसकी रुचि न्याय व्यवस्था में है तो आरजेएस, क्योंकि यही सरकार के वो नुमाइंदे हैं जिनकी कार्यप्रणाली से प्रशासन सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। यही सरकारी व्यवस्था के वो प्रमुख स्तंभ है जिन पर पूरी कानून व्यवस्था का दारोमदार है। और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं ऐसे ही एक शख्स से जिन्होंने एक छोटे से गांव में देखे आरएएस बनने के सपने को साकार किया है, अपनी संघर्ष यात्रा, और आज आरएएस के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। आइए आज इनसे ही जानते हैं कि कैसे बने आरएएस ऑफिसर। मेहनत, लगन तथा साहस के प्रतीक आरएएस रविकांत। बहुत बहुत स्वागत है रविकांत जी आपका। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जब आप पहली बार आरएएस बने, आपका रिजल्ट आया तो आपको कैसा लगा? मुझे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैंने 3 बार उसको क्रॉस वेरीफाई किया, मतलब मेरी हिम्मत नहीं हुई कि लिस्ट में मैं अपने आप चेक करूं। पहले अंकल की तरफ से फ़ोन आया, चाचा की तरफ से, कि रिजल्ट आ गया है, चेक करके बताओ क्या हुआ। तो मेरे से चेक नहीं हो रहा था इतनी देर में। फिर फ़ोन आने लग गए लोगों की कि इनकी रिजल्ट तो पक्का आ गया है जी। तो उसके बाद कि हाँ रिजल्ट तो आ गया है। अब वो जब फ़ोन में चेक करने लगे तो थोड़ी शिवरिंग होती है कि हाँ इतने दिन से जो तैयारी करी है वो थोड़ा एक्सपेक्टेड भी था कि रिजल्ट अच्छा आएगा। तो वही था कि क्या रहा क्या नहीं। तो फिर एक बार जब देख लिया कि हाँ ये आया है, फिर अंकल को बोला कि आप एक बार ये रोल नंबर से चेक करो कि वापस ये है या नहीं। तब उन्होंने वापस 10 मिनट बाद कॉल आया। जब तक मैंने किसी का फ़ोन, किसी और के फ़ोन भी आ रहे थे मेरे फ्रेंड्स, वो अटेंड नहीं किए थे। तो उसके बाद कंफर्म हुआ, तब मदर को बताया। तो मदर को बताते ही जो मदर रोने लग गई थी। तो खुशी के मारे रोने लगी गई थी कि ये तो दैट वाज कि यही मोमेंट है जो चाहिए था जी। कि एक मदर को प्राउड फील कराना, इससे अच्छा मोमेंट क्या हो सकता है ये है। और फिर उसी समय हम हमारे मोती डोंगरी गणेश जी है, वहाँ गए थे, उनका आशीर्वाद लेने गए थे, और यही था। तो आपको विश्वास नहीं था कि आप आरएएस बनेंगे? नहीं, पूरा विश्वास था, लेकिन एक रहता है ना कि कहीं न कहीं खटक रहा था कि नंबर आएगा या नहीं आएगा। भाई कंपटीशन होता है, इतने लोग देते हैं, तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत, नीचे मान लो आपका थोड़ा रैंक नीचे है तो आरपीएस हो सकता है, उसके नीचे है तो अकाउंट्स हो सकता है। ये है तो कंपटीशन है, तो देयर इज ऑलवेज अ चांस कि हाँ कि क्या रहे रिजल्ट। रविकांत जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरुआत हुई थी? सर मेरा स्टार्टिंग, जो मेरे फादर अभी नहीं है वो, तो वो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में थे। अब पीएसयू कंपनी थी, तो वो ट्रांसफरेबल जॉब है ऑल इंडिया जी। तो उस समय मेरा झाबुआ, एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है एमपी गुजरात बॉर्डर पे, जी। वहीं पे मेरा स्टार्टिंग जो शिक्षा थी वो वहीं से चालू हुई थी। वहीं पे एक स्कूल था, केंद्रीय विद्यालय का ही सेंट्रल स्कूल था जी। वहाँ से मेरा 12th के बाद मैंने एनआईटी जयपुर से इंजीनियरिंग किया है, सिविल इंजीनियरिंग में जी। बीटेक करके। और उसके बाद मैं 3-4 संघर्ष करते हुए 3-4 जॉब्स भी रही है मेरी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में मैं रहा हूँ, पुणे में पोस्टेड 3 महीने के लिए। उसके बाद मैं दिल्ली गया हूँ। दिल्ली के बाद मेरा असिस्टेंट कमांडेंट में हुआ है आईटीबीपी में, जी। जिसको मैंने ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया था, उसका आ गया था। उसी दौरान मेरा केंद्रीय सचिवालय सर्विस एसएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम होता है अपना, उसमें हो गया था। तो वहाँ पे मैंने 3.5 साल वित्त मंत्रालय में काम किया है। और उसी दौरान आरएस में मेरा हो गया था, जब मैं उसी जॉब से मैं इस जॉब में आया। रविकांत जी, आपको कब ऐसा लगा कि मुझे एक आरएएस बनना है, या किसी ने आपको सजेस्ट किया था कि आपको आरएएस बनना चाहिए, या किसी ने आपको ऐसा कभी कहीं फील हो रहा था कि मतलब मुझे आरएएस ही बनना है, ऐसा कब था? मेरा सर, हमारा जो गांव है, मैंने करौली ज़िले के एक नांदोती तहसील के पास गांव है बरदाला करके, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और वहाँ हमने लोगों को देखा है कि जब छोटे से बड़े हुए हैं कि हमारा ये काम नहीं किया, हमारा ये काम नहीं हुआ, जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है लोगों का, जो कि बहुत इजी चीज़ होती है। अगर आज के दौर में देखें तो ऑनलाइन होता है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से देखो तो वो नहीं बन पाता था। 2-2 महीने चक्कर काट रहे हैं, 1-1 साल चक्कर काट रहे हैं, आईडी नहीं मिल पा रही है, तो उनको जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिल पाते थे। तो हमेशा से यही था कि कुछ ऐसी सर्विस में आना है जिससे लोगों में कि हाँ आपने बोला और वो काम हो जाए। तो इसमें मैंने ये देखा कि प्रशासनिक सेवा
एक माध्यम हो सकता है जिसमें आप इजीली, क्योंकि आपके पास थोड़ा पावर भी रहता है, प्रशासन का रहता है, और आप काफ़ी लोगों की लाइफ में चेंजेस ला सकते हो अपने क्रियान्वयन, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनका अगर क्रियान्वयन सही से कर दो तो आप काफ़ी चेंजेस ला सकते हो। तो तभी से मेरे मन में ये वो जाग गया था कि हाँ, पब्लिक सर्विसेज में आना है, जो भी हो उसके माध्यम से, जैसा भी हो, तो यही इसी में आना है। रविकांत जी, क्या आरएस बनने के लिए इंग्लिश ज़रूरी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा यही कहना है कि आरएस के लिए पर्टिकुलरली मैटर इस समय हिंदी और इंग्लिश दोनों में इक्वली अवेलेबल है। आप जिसमें भी परफेक्ट हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, जो भी आपको इजीली आपके माइंड में थॉट आता है और आप इजीली पेपर पे उसको उतार देते हैं, वही लैंग्वेज में आप पेपर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश में देंगे तो आपके ज़्यादा रहेगा हिंदी में। अगर आपकी कमांड इंग्लिश में है और आप हिंदी में पेपर दे रहे हैं तो आपको दिक्कत आएगी। अगर आपका हिंदी में है और इंग्लिश में पेपर दे रहे हैं तो आपको दिक्कत आएगी। रविकांत जी, जैसे आजकल क्या है कि न्यू जनरेशन जो है उनके 90% नंबर आ जाते हैं, 90%, 85%, लेकिन फिर भी वो आरएस की तैयारी नहीं कर पाते। इसका मुख्य क्या कारण है? स्कूल के लिए बोल रहे हैं? हाँ हाँ, 12th 10th में, जब 11th में बच्चे अक्सर देखा जाता है 80%, 85%, 90% तक नंबर आते हैं, फिर भी वो आरएस नहीं बन पाते हैं, बनना चाहते हुए भी नहीं बन पाते। इसका क्या कारण होता है? सर, आरएस एक ऐसी परीक्षा है, आरएस हुई या सिविल सर्विसेज, दोनों को मैं कंबाइन लेके बोलूँगा। ये टेक्निकल एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं है। मतलब इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि आप में अलग टैलेंट हो या आप में अलग एक विषय में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो आपका सिलेक्शन होगा। ये एक वर्सेटाइल एग्ज़ाम है कि आप सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा आप में कमांड है और आप इसको कर सकते हो। तो इसके लिए मेनली आपका यही होना चाहिए कि आपका एक नॉर्मल जो सोच का लेवल है वो आप इस तरह से ढालो कि हाँ, मेरे को इसमें सक्सीड होना है। एक तो आप में हंगर होना चाहिए कि हंगर टू सक्सेस, कि मुझे ये बनना है, क्यों बनना है, आप में वो भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं क्यों बनना, क्योंकि वही चीज़ आपको लास्ट तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वही आपको मोटिवेटिंग फैक्टर बनेगा कि हाँ, मेरे को इसके लिए करता रहना है। क्योंकि इसकी तैयारी जब आप चालू करते हो तो आप ये सोच के करते हो कि मेरा इस अटेम्प्ट में हो जाएगा, लेकिन हो सकता है उस अटेम्प्ट में कुछ थोड़े इतने कंपटीशन एग्जाम है तो कुछ आप थोड़े बहुत नंबर आपके कम रह जाएं तो आपको वो चीज़ हासिल ना हो। तो वो एक तो वो चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है, इसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, मतलब हार्ड वर्क। अगर आप कंटिन्यूटी आप में है कि आप रोज़ 6-7 घंटे, 7-8 घंटे अगर आप पढ़ाई दे सकते हो तो वो आपको ज़रूर सक्सीड कराएगी। ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने पढ़ लिए और आप एकदम से सोचो कि हाँ, मैं सक्सीड कर जाऊँगा, तो नहीं। आपकी अप्रोच जब ही आएगी जब आप में कंटिन्यूटी रहेगी। ये दो चीज़ अगर आप में हंगर टू सक्सीड, एंड सेकेंड चीज़ इज़ कंटिन्यूटी एंड हार्ड वर्क। अभी नई जनरेशन जीके पे ज़्यादा ध्यान दे रही है और जीके हर तरह से चेंज होता रहता है, उसके लिए कैसा कहेंगे? बिल्कुल, इसके लिए अभी जो पैटर्न है एग्ज़ाम का भी, जी वो भी देखें, प्लस जीके अगर आप अपने आप में देखें तो ये सारे सब्जेक्ट्स कवर करता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ऑन ये। और अगर आपको जैसे मेंस आपका एनालिटिकल पेपर होता है, आरएस में जो सेकंड राउंड होता है, सेकंड स्टेज पे वो एनालिटिकल होता है, उसमें आपको अपने ओपिनियन बेस्ड आंसर्स देने होते हैं। वो ओपिनियन आपका बनेगा कब? जब आपको पता होगा कि आज की डेट में क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स क्या है। तो आप अपना ओपिनियन इंडिपेंडेंट कब बना पाएंगे? जब आपको फैक्ट्स पता होंगे कि ये पहले एक्ट था, एक्ट आपका नॉलेज हो गई, फिर इस समय सरकार क्या कर रही है वो आपका ओपिनियन ड्राइव करेगा कि हाँ, पहले ये एक्ट था, उसमें ये कमियां थी और आज सरकार ये कर रही है, अब इसमें क्या करना चाहिए, वो आपका इन तीनों चीज़ों से बनेगा। तो आपका करंट अफेयर्स अगर अच्छा होगा, आप रेगुलरली न्यूज़ करते हैं या कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट या इनको आप रेगुलरली सर्व करते हैं, तो डेफिनेटली आपका सिविल सर्विसेज एंड आरएस में ज़रूर हेल्प करेगा। रविकांत जी, खासकर गांव के बच्चे ये कहते हैं कि हमारे को एटमॉस्फेयर नहीं मिला है कि यार हम आरएस बने। इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी वो सिटी आना चाहते हैं लेकिन सिटी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए कैसा क्या करना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हम जब पढ़ते थे आज से 5-10 साल पहले, जी ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता था। अगर गांव से जो तैयारी कर रहा है और जो जयपुर से जो तैयारी कर रहा है या फिर जो दिल्ली जाके जो तैयारी कर रहा है, ये तीनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस था। मतलब मेरी मदर ने तो मेरे को स्टार्टिंग में ही दिल्ली भेज दिया था जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, यही सोच के कि हाँ, दिल्ली में पूरा सारा चीज़ सिस्टमेटिकली होता। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर आता है आपका फाइनेंशियल। वहाँ पे आपका फाइनेंशियल बहुत मेजर फैक्टर होता है। लेकिन आज देखें
तो अपन ना ऑनलाइन इतना ज़्यादा हो चुका है, पिछले 5 साल में ही आप देख लें कि इतना हर चीज़ आजकल आप दुकान पे जाएंगे तो भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे। अभी आप कोविड में देखेंगे, कोरोना में तो क्लासेज ही ऑनलाइन हो रही हैं, पूरा घर से ही सारा चीज़ हो रहा है, बच्चों के लिए अलग फ़ोन लेना पड़ रहा है। तो उस हिसाब से देखें तो अगर आपके पास गाइडलाइन और बच्चा अगर थोड़ा सा जिज्ञासु प्रवृत्ति का है तो वो अपने आप ही सेट कर सकता है कि मेरे को क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, और ऑनलाइन माध्यम से उसके पास करीब करीब काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं। यह है कि कुछ मटेरियल वो जयपुर आके ले सकता है, इजीली अवेलेबल है, लेकिन अगर वो गांव में भी उसके आसपास कोई तहसील या कोई ज़िले में अगर बड़ा स्कूल है या कोई है तो वो वहाँ पे रह के भी कर सकता है। ये मैं अच्छी तरह कहना चाहूँगा कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है आप जयपुर में आके कमरा लेके तैयारी करें। आजकल ऑनलाइन माध्यम से भी आप कर सकते हैं, और कोचिंग में इतना अंतर नहीं आता है अलग अलग कोचिंगों में कि वो आपका इतना डिफरेंस क्रिएट कर दें कि आपका सिलेक्शन या ना सिलेक्शन ना हो। इतना डिफरेंस नहीं क्रिएट करते हैं। अगर आप अपना ऑनलाइन माध्यम से उसको प्रॉपरली उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो आप कोई भी गांव उससे भी गांव और अपने कस्बे से भी इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। गांव के बच्चे को तो ये पता नहीं रहता है कि मुझे आरएस किसे कहते हैं। खैर आजकल कुछ लोगों को मालूम पड़ने लग गया है। ऐसे करते करते वो कॉलेज कर लेते हैं, उसके बाद उनको मालूम पड़ता है कि आरएस भी कुछ होता है। तो वो आरएस जैसे आपने कहा कि मतलब 10th और 12th का सिलेबस आता है, तो फिर वो कैसे उसको गाइड करेगा, मतलब आगे कैसे उसकी तैयारी करेगा? इसमें ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि इसमें हम देखें तो हमारे बैच में भी देख लें या एक हमारे मैम है तो वो 38 ईयर्स में भी उन्होंने निकाला है, और हमारे जो सबसे सीनियर मोस्ट थे वो 46 ईयर्स के थे, हमारे बैच में ही हैं एक सर, तो उन्होंने 46 ईयर्स में भी ये निकाला है। तो इट्स नेवर लेट कि हाँ आप कब इसकी तैयारी करने की सोचते हैं। अगर आप इसको सोच लेते हैं तो आपके बेसिक्स जो अपना 10th-12th क्या होता है, बेसिक्स ही अपना जी। जो अपन ने स्कूल में बेसिक्स किया है उसको आपको रिवाइज ही करना पड़ेगा। और आप में अगर मैंने बताया ना, अगर हंगर होगा ना कि मेरे को बनना है ये, तो आप इसको ज़रूर इसको निकाल लेंगे उस तैयारी को। तो उसी को आपको 10th-12th को आपको रिवाइज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको घंटे देने पड़ेंगे, आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, जो एक प्रॉपर जो एक ये एग्ज़ाम मांगती है उतना आपको करना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 10th-12th का बिल्कुल एज इट इज़ पढ़ना है। इसमें आपको जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो सिलेबस है उस हिसाब से पढ़ना है। तो आपको अगर आप उससे दूर नहीं जाएंगे और इसको ध्यान रखेंगे कि आपको यही एग्ज़ाम निकालनी है, इसमें आपको पीएचडी नहीं करना है, तो आप इसको ज़रूर निकालेंगे। जी। रवि जी, आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ थी? सर अभी मेरी फर्स्ट पोस्टिंग ही चल रही है, असिस्टेंट कलेक्टर बहरोड लगा हुआ हूँ मैं, सहायक कलेक्टर बहरोड। इससे पहले मेरी ट्रेनिंग अलवर ज़िले में हुई है, जिसमें मैं विभिन्न विभिन्न पदों पे कार्य किया है। उसमें सबसे मेजर कार्यकाल मेरा कोविड के, क्योंकि ये कोविड का टाइम था, तो मेरा नीमराणा उपखंड में बीता था। नीमराणा में मुझे तहसीलदार के पद पे लगाया गया था। वहाँ पे 4.5 से 5 महीने मैंने काम। आप पब्लिक में कैसे डील कर रहे हैं कि कैसे पब्लिक को संतोष कर रहे हैं? पब्लिक को हम संतोष इसी तरह से करते हैं कि एक तो कभी भी जब भी ऑफिस का टाइम होता है तो उसमें कोई बैरियर नहीं होता है कि आपको इस टाइम आना है या इस टाइम आना है। अगर मैं अवेलेबल हूँ, मैं अगर ऑफिस में हूँ और अगर कोई बंदा आया है, कोई भी प्रार्थी या वो आया है, तो उसको हम एंटरटेन करते हैं, उससे वो पूछते हैं कि हाँ आपकी समस्या क्या है। अगर वो लगती है कि हाँ इसका हल अभी होना है, तो उसको मैं कभी भी अपनी डेस्क पे कोई भी कागज़ मेरी डेस्क पे पेंडिंग नहीं रहता है, वो उसी समय मैं डेलीगेट करके मेरे स्टाफ को बोल देता हूँ। और जो भी सामने आदमी होता है उससे मैं यही बोलता हूँ कि ये मेरा नंबर है, अगर आपका काम आज मतलब जो भी डेडलाइन वो मेरा जो स्टाफ है वो बताता है कि सर आज तक हो जाएगा या कल हो जाएगा या परसों हो जाएगा, जब तक अगर नहीं होता है जब तक आप वेट करिए, अगर जब तक नहीं होता है तो उसके बाद आप मेरे को वापस से मेरे से डायरेक्ट मिलिए। तो इससे ये डबल चेकिंग क्रॉस हो जाती है कि हाँ मेरे स्टाफ ने भी बोला कि इतने बजे काम होना है, और सामने वाला भी, उसको भी पता रहता है कि हाँ इनको इतने बजे का काम बोले। तो इससे काफ़ी सहूलियत रहती है। और कभी भी हम, जैसे हम बीच में फील्ड में भी जाते हैं या कभी जाते हैं, कभी भी अगर हमें कोई बीच में काम बोलता है तो जहाँ तक वो फिजिबल है, अगर वो लीगल है, तो हम उसको करते हैं, उसी समय फॉलोअप करवाते हैं। रविकांत जी, नई जनरेशन की आरएस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे बने आरएस? इसके लिए एक समरी, एक अलग तरीके से बताइए कि नई जनरेशन उसको
तरीके से समझ सके कि हमें भी आगे इस बात में सहूलियत मिल जाए? बिल्कुल, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि एक तो आपको आरएस बनने के लिए ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, आपकी सोच ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है। आपको इसमें जो भी आपके फैक्ट्स हैं, पहले के जो भी आपके ने स्टडी किए, नॉलेज किए, उसको आपको लिंकेजेस बिठाने आने चाहिए कि हाँ, ये साइंस की चीज़ है, ये आपके हिस्ट्री की चीज़ है, ये दोनों मिला के इस वाले ओपिनियन को मैटर करेगी। तो आपको थोड़ा लिंकेजेस रखना चाहिए। तो उसके लिए आप पहले स्टार्टिंग से बेसिक किताबों से चालू करिए। उसके बाद आप अपना जो रेफरेंस मटेरियल है थोड़ा उसको पढ़ सकते हैं। एक माता पिता का हमेशा आशीर्वाद रखिए, हमेशा उनका ध्यान रखिए कि हम उनका अगर आप देखभाल करेंगे या उनको अगर आप खुश रखेंगे तो हमेशा उनका जो दुआएं और उनका जो आशीर्वाद है वो आपको ज़रूर इस एग्ज़ाम में सक्सीड दिला। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप घंटे दीजिए इसमें, प्रॉपर घंटे दीजिए, 7 से 8 घंटे। ऐसा नहीं है कि आप 16 घंटे पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा या आप 5 घंटे पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा। आपके हिसाब से तय करना है आपको कि किस हिसाब से आपके लिए कंटिन्यूटी बनी रहती है। लेकिन कंटिन्यूटी रखिए, हार्ड वर्क करिए और ऑब्जेक्टिव रहिए। ज़रूर आप सर इसमें सफलता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी आपका। थैंक यू।